जी सभी को वॉइस चेक काइंडली बता दें, आवाज़ आ रही है, क्लियर है? प्रीवियस लेक्चर्स में से कोई क्वेश्चन? ओके, आज का टॉपिक हमारा जो है ये है इंसुलेशन एंड हीट बैलेंस। बेसिकली ये जो चैप्टर है इसके अंदर आपको तीन सेक्शंस मिलेंगे। एक तो हीट बजट का सेक्शन मिलेगा या हीट बैलेंस कहते हैं इसको हम। और दूसरा सेक्शन जो है दैट इज रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तीसरा पार्ट जो है वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, जिसमें हाइट के साथ टेम्परेचर को स्टडी करते हैं कि हाइट इंक्रीज करने से जो टेम्परेचर में वेरिएशंस आती हैं वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कहलाती है। बेसिकली ये हमारा जो प्लैनेट का हीटिंग और कूलिंग सिस्टम है उस बैलेंस को स्टडी करता है। इसमें सबसे पहली जो टर्म है दैट इज इंसोलेशन। इंसोलेशन एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम का मतलब ये लिया जाता है कि इट इज अ वर्ड मेड अप ऑफ मल्टीपल वर्ड्स। कुछ पोर्शंस को उठा के वर्ड्स के जो है वो एक वर्ड बनाना। सो इंसोलेशन एक्चुअली रिलेट्स टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इसमें जो इनकमिंग है बेसिकली दैट इज आयन इंसोलेशन के लिए, SOL फ्रॉम सोलर। और आगे रेडिएशन के बीच में से हम ATIN का पोर्शन जो है वो मर्ज कर लेते हैं। So specifically, it is a measure of solar energy that is incident on a specified area over a set period of time. लेकिन यहाँ पे हम सिंपल ये भी कह सकते हैं the solar energy that reaches the ground, that is received or that reaches the ground। ठीक है जी। so जो जमीन के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके जमीन की सरफेस तक आ रही है वो हमारे लिए इंसुलेशन कहलाएगी। अगर आप ये कहते हैं कि एक ऐसी डेफिनेशन कि जिसमें सिर्फ आउटगोइंग सोलर यानी कि एनर्जी एमिटेड बाय द सन कहा जाए या रिलीज बाय द सन कहा जाए तो वो इंसुलेशन नहीं कहलाएगी, वो सोलर रेडिएशन तो जरूर कहलाएगी। लेकिन इंसुलेशन के लिए जो टर्म है that is important in the sense that it is the incoming that is coming from outer side, कि स्पेस से आ रही है और अर्थ को रिसीव हो रही है। इंसुलेशन ओवर द ग्लोब आप यहाँ पे अगर देखें तो जो सोलर रेडिएशन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी जब हमने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को स्टडी किया, तो उस कंपोजिशन में हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट एब्जॉर्ब्स लॉन्ग वेव रेडिएशन जिसको हम इंफ्रारेड कहते हैं या हीट एनर्जी कहते हैं। जो सोलर एनर्जी है वो शॉर्ट वेव एनर्जीज के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस हैं। उसमें एक तो लाइट एनर्जी है जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं जो ह्यूमन आई को विजिबल है। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है जिसकी फ्रिक्वेंसी वायलेट की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है और वो एक इनविजिबल एनर्जी है जो कि ज़्यादा इंटेंस है। उसके आगे एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज हैं। वो भी मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ एनर्जी है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वहाँ पे स्टडी किया था। लेकिन यहाँ पे हम एनर्जी ट्रांसमिशन के मुख्तलिफ मोड्स को भी अगर बात करें तो बेसिकली देर आर थ्री डिफरेंट मोड्स। नंबर वन इज रेडिएशन, जैसे यहाँ पे टर्म भी हम रेडिएशन की यूज़ कर रहे हैं। द सेकेंड वन इज कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन वो फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है या प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है जो कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफर होता है। और उसके बाद थर्ड टाइप है जिसको हम कन्वेंशनल
का वर्ड यूज करते हैं, कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू। इसमें रेडिएशन को हम डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे आपके सामने सोलर एनर्जी है, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द सन टू अर्थ, ये शॉर्ट वेव के तौर पे आ रही है। लेकिन हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी जो है, इट इज विदाउट एनी कांटेक्ट, यानी जमीन और सूरज आपस में कांटेक्ट में नहीं है। सो नंबर वन, दे आर विदाउट कांटेक्ट। नंबर टू, इट इज विदाउट मीडियम। सो कोई ऐसा मीडियम, कोई मटेरियल भी नहीं है जो कि हीट अप होके इस एनर्जी को आगे ट्रांसफर करवा रहा हो। सो इट इज विदाउट एनी कांटेक्ट एंड विदाउट एनी मीडियम इन्वॉल्व। तो रेडिएशन का ये प्रोसेस होता है जो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होता है। इसको हम इस तरह से भी कन्वे कर सकते हैं कि अगर एक बर्तन में हम पानी को गर्म कर रहे हैं और उसको जो है वो एनर्जी मिल रही है फ्रॉम द फ्लेम, तो वो एनर्जी जो है वो रेडिएशन के प्रोसेस से इस बर्तन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और उसके बाद जब इस बर्तन के अंदर पानी जो है वो कांटेक्ट में होने की वजह से हीट अप होना शुरू हो जाएगा। तो उस पानी की हीटिंग जो है, दैट इज थ्रू कंडक्शन। कंडक्शन वैसे देखने में मैक्सिमम होती है सॉलिड्स के अंदर, क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं। So when solid particles are in contact with each other, or the atoms are in contact with each other, तो कांटेक्ट के थ्रू पास ऑन होने वाली एनर्जी का प्रोसेस जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वहीं पे होता है। लेकिन जब पानी कांटेक्ट के थ्रू, यानी इस गर्म बर्तन की सरफेस से गर्म होने के बाद, हीट अप होने के बाद, उसके अंदर अपनी एक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है कि गर्म पानी जो है वो ऊपर उठेगा, सर्कुलेट करेगा, और उसमें सर्कुलेशन शुरू हो जाएगी। ये हवा में भी होता है, ये लिक्विड्स में भी होता है। हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, फिर उसको सर्कुलेशन उसकी कंप्लीट होती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में हम कहते हैं कि कन्वेक्शनल इज बेसिकली एप्लीकेबल ऑन लिक्विड एज वेल एज गैसेस। ठीक है जी, ये यहाँ पे सबसे इफेक्टिव है। कंडक्शन जो है दैट इज एप्लीकेबल ऑन एवरीथिंग, बट सॉलिड्स आर मोस्ट एफिशिएंट कंडक्टर्स। सो कंडक्शन के थ्रू जो एनर्जी है वो बेसिकली सॉलिड्स में ज़्यादा तेजी से फैलती है। सो अगर हमने एक चाय के बीच में चम्मच डिप किया हुआ है, तो चम्मच का दूसरा एंड इसलिए गर्म हो जाएगा कि उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे। सो रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, फ्लो ऑफ एनर्जी, ये तीन तरह के एनर्जी फ्लोज हैं। सो सूरज से जमीन की तरफ आने वाली एनर्जी का फ्लो जो है, दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। लेकिन जब जमीन की सरफेस हीट अप होती है और उस हीटेड सरफेस के साथ एयर मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आती हैं, एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आते हैं, तो वो डायरेक्टली हीट अप होना शुरू हो जाते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और वो एनर्जी ट्रांसमिशन कंडक्शन के थ्रू होती है। इसके बाद एयर की सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, और उस सर्कुलेशन की वजह से बेसिकली कन्वेक्शन का प्रोसेस जिसको हम कहते हैं वो इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, सो insolation, which is incoming solar radiation, is a flow rate of solar energy measured in units of watts per square meter। लेकिन आप किताब में देखेंगे तो ज़्यादातर इसको उन्होंने इस सेंस में किया है कि जैसे एक सोलर कांस्टेंट की टर्म यूज़ की है। सोलर कांस्टेंट बेसिकली उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहा जाता है जो हमारे एटमॉस्फेयर की आउटर बाउंड्री पे आती है, और वो ज़्यादातर उसमें कोई वेरिएशंस नहीं होती। So that is 1.95 calorie per square centimeter पर मिनट। एक मिनट की ड्यूरेशन में ये इतनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो है वो सोलर कांस्टेंट के तौर पे हमारे आउटर एटमॉस्फेयर की बाउंड्री तक पहुंच रही होती है। सो इसको आगे हम ऑब्जर्व अगर करें, तो जैसे यहाँ पे है कि व्हाट इज एक्चुअली अ कैलोरी। So calorie is a unit or measure that indicates the amount of energy. और साइंटिफिक डेफिनेशन ये है कि it is the heat or the energy to raise the temperature of 1 gram of water 1 degree centigrade। जो भी करंट टेम्परेचर है 1 ग्राम पानी का, अगर आपने उसको 1
कैलोरी एनर्जी दी तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर जाएगा। दैट इज बेसिकली द कैलोरीज। सो हम अपनी एनर्जी लेवल को भी बताने में, फूड में जो एनर्जी हमें डिराइव होती है उसको बताने के लिए भी हम स्टैंडर्डाइज करने के लिए कैलोरी की टर्म यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया क्लियर। इसमें सोलर कांस्टेंट के लिए जो नंबर ऑफ कैलोरीज आप देख रहे हैं, ये 1 मिनट की ड्यूरेशन में 1.95 किलो कैलोरीज है स्क्वायर सेंटीमीटर में। सो दिस इज द सोलर कांस्टेंट। उसकी सोलर कांस्टेंट की अगर आप वॉट्स में देखेंगे, मीटर वॉट्स पर स्क्वायर मीटर, तो ये बनती है 1350 वॉट्स सोलर कांस्टेंट। ठीक है जी। अदरवाइज वैसे बुक में मेंशन है, इट इज 1.95 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, उसके बाद ये आगे हम बात करते हैं, फ्लोज ऑफ एनर्जी को एलैबोरेट कर लें दोबारा से। इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रेडिएशन कौन सा प्रोसेस है, विदाउट कांटेक्ट होना चाहिए और विदाउट एनी मीडियम इन्वॉल्व होना चाहिए, कि कोई ऐसी गैस या लिक्विड भी ना हो जो कि एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हो थ्रू हीटिंग। कंडक्शन में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कांटेक्ट ज़रूरी होता है, और पार्टिकुलर मैटर यानी कि जिसको हम मॉलिक्यूल्स और एटम्स कहते हैं, उनके आपस में कांटेक्ट की वजह से एनर्जीज जो है वो आगे ट्रांसफर होती हैं। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। कन्वेक्शन इज, जैसे ही आपको इस लिक्विड के अंदर पानी की मूवमेंट नजर आ रही है, तो मॉलिक्यूल्स खुद एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे और अपनी ट्रैवलिंग के साथ ही एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे फ्रॉम, इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं, एनर्जी भी उनके साथ फ्लो कर रही है। इट इज एप्लीकेबल ऑन लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। सो रेडिएशन फ्रॉम सन, अब यहाँ पे हमने बेसिकली जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हीट बैलेंस को अटेम्प्ट करना है, तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस तो यही है कि आप सोलर एनर्जी को डिफाइन कर देंगे, फिर इंसोलेशन की टर्म को डिफाइन करेंगे, रेडिएशन और कन्वेक्शन और कंडक्शन के प्रोसेसेस को एलैबोरेट करेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन देंगे। उसके बाद आप बैलेंस शीट देंगे। अब वो बैलेंस शीट क्या है, कि वो कौन से प्रोसेसेस हैं, वो कौन सी एनर्जीज हैं, या कितनी एनर्जी है सोलर जो कि ज़मीन की सतह तक पहुंचती है, एटमॉस्फेयर के कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि उस इनकमिंग सोलर रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं या वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। सो बेसिकली होता कुछ इस तरह से है कि जब सोलर एनर्जी एटमॉस्फेयर में एंटर होती है, जो का कांस्टेंट वैल्यू हमने 1.95 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट कहा था, तो ये अमाउंट जो है ये सोलर रेडिएशन की आ रही होती है ऑन द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट इज़ द 100% एनर्जी विच इज़ पासिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये लॉस के बगैर है। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि कुछ रिफ्लेक्शंस हो जाती हैं और कुछ एब्जॉर्प्शंस हो जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्शन बाय द एटमॉस्फेयर कितना होता है, तो इट गोज अप टू 5% ऑफ द एनर्जी। 5% एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? गैसेस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और उसके साथ इसके टेक्स्ट एक्चुअली गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं और उसके साथ डस्ट है। ठीक है जी, डस्ट पार्टिकल्स और गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बेसिकली ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, रिफ्लेक्शन बाय द एटमॉस्फेयर। सो डस्ट है और गैसेस हैं जो कि इस प्रोसेस का हिस्सा बनती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब आपके पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इस प्रोसेस के बाद बची, दैट इज 95%। 5% लॉस जो है वो रिफ्लेक्शन का ऑलरेडी हो चुका। इसके बाद एब्जॉर्प्शन का लॉस है, एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड द क्लाउड्स यहाँ पे लिखा है, लेकिन हम अगर ये कहें कि एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर ओनली, तो उसके हवाले से अब देखते हैं। बेसिक चीज़ इसमें यही आती है कि एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जो एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है वो अपर एटमॉस्फेयर में होती है, जिसको हमने आयनोस्फीयर कहा था, और वहाँ पे सिवियर किस्म की एनर्जीज एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जैसे गैमा रेज हैं और कॉस्मिक रेज हैं।
लेकिन साथ ही हम ये देखते हैं कि जब यही सोलर एनर्जी और उसकी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जब 25 to 30 किलोमीटर्स अबव द ग्राउंड पहुंचती है, तो ओजोन अपनी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। सो लम्प सम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वो 14% है। ठीक है, नॉट बाय द क्लाउड्स, वो इसमें शामिल नहीं किए किया जाएगा। यहाँ पे 14% लॉस इज, और ये कह सकते हैं कि 14% एनर्जी जमीन तक नहीं पहुंच सकी क्योंकि वो अपर एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो गई। सो अभी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास बची वो 81% है, क्योंकि 19% लॉस हो चुका हुआ है। और वो लॉस जो है वो सिर्फ एटमॉस्फेयर के अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिसमें कि डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस के मॉलिक्यूल्स थे, उन्होंने किया। अब इस 81% एनर्जी में से 50% ऐसी है कि जो क्लाउड्स की तरफ या क्लाउड्स पे पड़ती है। ये सारी ग्लोबल एवरेजेस हैं। अगर क्लाउड कवर नहीं होगा, अभी आप रिसेंटली देखें बारिश हो जाती है अगर, तो बारिश के बाद चूंकि हवा में डस्ट पार्टिकल्स भी कम हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो फिर ज़्यादा तेज़ धूप आती है। सो धूप जो है वो एटमोसफेयर के वॉश आउट होने के बाद ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। इसका मतलब है ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो ज़मीन तक पहुंच रही है। So when 50% energy is actually being intercepted by the clouds, तो उसके साथ क्या होता है, उसमें से 30% एनर्जी जो है वो क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। सॉरी, 25% एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो अब इसमें आप देखिएगा कि जो रिफ्लेक्शन का लॉस है, दैट लॉस इज एक्चुअली 25 + 5, ये मिलके 30% बन जाता है। और ये 30% लॉस जो है इट इज बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। ठीक है जी, 5% डस्ट पार्टिकल्स ने रिफ्लेक्ट बैक करवा दिया था, 25% जो है वो क्लाउड्स ने रिफ्लेक्ट बैक करा दिया। क्लाउड्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ी सी कम है। ओनली 3% ऑफ द क्वांटिटी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लाउड्स। तो अभी तक हम जो यहाँ पे ऑब्जर्व कर चुके हैं वो ये है कि 50% एनर्जी क्लाउड्स पर पड़ रही थी। और वो 50% एनर्जी जो है उसमें से 25% का जो है रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो गया। 3% जो है वो ऑब्जॉर्ब हो गई, यानी वो भी एटमोसफेयर क्लाउड्स में ऊपर ही रुक गई। लेकिन इसमें से हम ये देखते हैं कि जिस टाइम क्लाउड अकर करता है, जिस वक्त क्लाउड आपको एग्जिस्ट करता नजर आएगा, तो उस सूरत में क्लाउड्स के थ्रू भी कुछ एनर्जी जो है वो ज़मीन तक आ रही होती है, जो कि डायरेक्ट सन रेज नहीं कहलाती। लेकिन हम इसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो डिफ्यूज्ड रेडिएशन की करते हैं। सो डिफ्यूज्ड रेडिएशन जो है, that is basically the energy passing through the clouds. ठीक है, this makes up 22% of the energy. Now this 22% energy is actually the energy that is reaching the ground surface indirectly. ठीक है, ये इनडायरेक्टली आ रही है। बाकी जो डायरेक्ट आने वाली एनर्जी है, दैट इज 31%। ठीक है, अब इसमें आप देख लीजिए 81% था, उसमें से 50% क्लाउड की तरफ रीडायरेक्ट हो इंटरसेप्ट हो गई, 31% डायरेक्ट आ गई। सो 31% डायरेक्ट रेडिएशन के तौर पे है। जो डायरेक्ट आ गई उसका हिसाब आपके सामने है। जो क्लाउड पे 50% पड़ी, उसके तीन हिस्से हो गए। एक 3% एब्जॉर्ब्ड, 25% जो है वो रिफ्लेक्टेड, और 22% डिफ्यूज्ड। सो ग्राउंड लेवल पे जो एनर्जी पहुंचती है, अभी सिर्फ हम टर्म यूज करेंगे, द एनर्जी दैट रीचेस द ग्राउंड, दैट इज 31 + 22। ओनली 53% एनर्जी is actually reaching the ground surface। ठीक है जी, 53% एनर्जी यहाँ पे इट कैन रीच अप द ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये है इनकमिंग या जो रेडिएशन फ्रॉम सन है उसका ब्रेक डाउन, कि उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस कैसे अकर करते हैं। अब बेसिक यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 53% एनर्जी रीचिंग द ग्राउंड, वो वेरी कर सकती है अपॉन द क्वांटिटी ऑफ क्लाउड इन द एटमोसफेयर। अगर कितनी क्लाउड कवर है उस पर डिपेंड करता है, क्लाउड की थिकनेस क्या है,
उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि क्लाउड एक थिन क्लाउड हो, पूरे एटमोसफेयर को कवर कर रहा हो या आपकी ग्राउंड सराउंडिंग को कवर कर रहा हो। एक थिक क्लाउड हो जो कि लिमिटेड एरिया को कवर कर रहा हो। सो तो उसकी कंडीशंस आते हैं। लेकिन बेसिकली जो भी इसमें कंडीशन अप्लाई होती है वो सिंपल यही है कि ऑन ऑन एन एवरेज द जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन को कंसिडर करते हुए 53% जो है एनर्जी पहुंचती है। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम एक टेबल बना सकते हैं कि प्रोसेस कौन सा है। एक हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन की वजह से लॉस है, एक हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन का लॉस है। ठीक है जी, एब्जॉर्प्शन का लॉस जब हम डस्ट पार्टिकल्स और क्लाउड्स की बात करते हैं, सॉरी डस्ट पार्टिकल्स और एटमॉस्फेरिक गैसेस की बात करते हैं तो 14% था। रिफ्लेक्शन इसने 5% की थी। क्लाउड्स ने जो एब्जॉर्प्शन की वो सिर्फ 3% की, और रिफ्लेक्शन 25% कर दिया। इसके नतीजे में आपके पास जो बैलेंस शीट आई वो कुछ इस तरह से है कि टोटल लॉस बाय द एब्जॉर्प्शन जो है दैट मेक्स अप 17%, और टोटल लॉस थ्रू रिफ्लेक्शन प्रोसेस इज 30%। सो ओवरऑल लॉस इज 47%। ठीक है, इन दो लॉसेस की नेचर को ऐड कर लें। यहाँ पे हम प्रोसेस वाइज भी बात कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जिन्होंने ये काम किया। एक तो एटमॉस्फेयर के अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, यानी कि जिसमें हमने डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस की बात की। दूसरा हमने क्लाउड को रिस्पॉन्सिबल कंसिडर किया। सो क्लाउड्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ 3% by absorption and 25% by रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, तो ओवरऑल आपके पास जो लॉसेस की क्वांटिटीज आई वो ये आई। अगर हम बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट बात करें तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर ने खुद लॉस करवाए हैं वो 19% लॉस है, और उसके बाद 28% लॉस है बाय द क्लाउड्स। सो दिस वुड मेक अप, कितना हो गया जी यहाँ पे, 28%। सो इन दोनों का टोटल भी जो है वो आपके सामने आ रहा है, विच इज 47%। ठीक है, तो आप थ्रू प्रोसेस भी कह सकते हैं और थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं कि ये लॉसेस अकर कर रहे हैं। अब बेसिक बात है, 47% एनर्जी तो सिर्फ रास्ते में ही ख़त्म हो गई और नहीं पहुंच सकी। ठीक है, तो एक तो ये कट्स हैं, ये डिडक्शंस हैं जो कि इनकमिंग रेडिएशन के ऊपर एप्लीकेबल हैं। उसके बाद जब ज़मीन पे एनर्जी पहुंचती है तो उसकी एब्जॉर्प्शन दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। पहला फैक्टर इसमें जो है एंगल ऑफ सन रेज है। तो अभी हम देख रहे हैं कि विंटर की तरफ हम आ चुके हैं, दिसंबर आ गया। अब मिड डे सन की जो वेव्स हैं या रेज, हम रेज हैं, वो आप देख सकते हैं कि एक लो एंगल के ऊपर ज़मीन पे पड़ती है, हमारे साए लंबे पड़ रहे होते हैं। इसका मतलब क्या लिया जाएगा कि स्लांटिंग सन रेज जो है वो ज्यादा एरिए पे स्कैटर होनी होगी। जितना लंबा आपका साया बनेगा उतनी ही ज्यादा दूर तक वो एनर्जी ज्यादा एरिए पे स्कैटर कर रही है। और जहाँ पे एंगल ऑफ सन रेज हाई होगा, यानी कि 90 के एंगल पे सन रेज आ रही है, 80 के एंगल पे आ रही है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, यानी ज़मीन ज़्यादा रिसीव करेगी, ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब करेगी, और रिफ्लेक्शन कम से कम होगी। सो इस रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यही है कि ज़मीन का टेम्परेचर उसी वक्त बढ़ता है जब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तो जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी टेम्परेचर्स वहीं पे बढ़ेंगे, ज़मीन ज़्यादा वहाँ पे हीट अप होगी। जैसे हम समर्स में देखते हैं कि जिस वक्त बिल्कुल हमारे पाँव में साया पड़ रहा होता है तो उसका मतलब ये है कि जो सोलर एनर्जी आ रही है वो बिल्कुल पर यूनिट एरिया कंसंट्रेट होकर रिसीव हो रही है। सो उससे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो जितने भी हमारे गर्म इलाके हैं दुनिया के जिनको हम ट्रॉपिकल एरियाज कहते हैं वो आपको लो लैटिट्यूड्स में मिलेंगे जहाँ पे हाई एंगल की सन रेज रिसीव होती हैं। जो हाई लैटिट्यूड एरियाज हैं जो कि पोल्स के करीब हैं वहाँ पे आपको जो है वो लो एंगल की सन रेज रिसीव हुई मिलती हैं।
और वहाँ पे आपको टेम्परेचर लो मिलता है। उसकी वजह ये है कि दिस एनर्जी विल स्कैटर ऑन लार्जर एरिया, इट हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ज़मीन से आसानी से रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। So this is the process and this is the factor which controls the absorption and reflection of the energy by the ground surface. दूसरा जो है वो है albedo. Albedo जो है that is a word which is actually a word derived from a Latin language, और इसका मतलब basically word जो है वो albus है, which means white. So albus is actually the word representing the white color. So हम ये देखते हैं कि जो white surface होती है, जैसे white कलर का पेंट अगर हम कहीं कर दें तो उस पे जो 100% एनर्जी आ रही होगी उसमें से ओनली 20% एनर्जी और 10 to 20% एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब बाय दैट बॉडी। तो इसमें जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो सिर्फ 10 to 20% की कैपेसिटी होती है। 80% to 90% जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। जो डार्क सर्फेसेस होती हैं वहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो 80 to 90% होती है। 10% is reflected by black. So black surfaces are hotter or warmer than the white surfaces. So अभी हमने स्नो एक्सपीरियंस की कल, और बहुत इंटेंस धूप थी, लेकिन चूंकि स्नो वाइट कलर की होती है तो उसके ऊपर धूप पड़ भी रही हो तो उसकी मेल्टिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती। सो अगर उसी स्नो पे आप एक ब्लैक कलर की इंक स्प्रिंकल कर दें या ब्लैक स्प्रिंकल कर दें तो वो फौरी तौर पे पिघलना शुरू हो जाती है। उसके लिए वजह यह है कि वो दैट विल एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सो सरफेस विद स्नो एंड आइस रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट ऑफ द हीट। ठीक है जी। अल्बीडो इज द टर्म which refers to the amount of energy which is reflected back. So वो amount of energy जो कि रिफ्लेक्ट बैक करती है बाय द ग्राउंड सरफेस, उसको हम एल्बीडो का वर्ड यूज करते हैं। सो नेचर ऑफ सरफेस इज इम्पॉर्टेंट, एंगल ऑफ सनरेज इज इम्पॉर्टेंट। ये दो फैक्टर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन बाय द ग्राउंड को कंट्रोल करते हैं। सो यहाँ से अब बात कर सकते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। यानी एक तो हमने इनकमिंग सोलर रेडिएशन को यहाँ पे डिपिक्ट किया और उसको डिस्क्राइब किया। अब बात होती है कि जब ये ज़मीन ने 53% एनर्जी जो उसकी ग्राउंड सरफेस तक अप्रोच कर चुकी थी और उसके बाद उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, जिसके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि दैट मेक्स अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द एनर्जी विच रीचेस द ग्राउंड सरफेस। यानी अगर 53% एनर्जी ज़मीन तक आई थी तो उसमें से ग्राउंड सरफेस काफ़ी हद तक एनर्जीज को वापस रिफ्लेक्ट बैक करवाती है। So that makes another half, तो 26% के करीब एनर्जी जमीन में आ रही होती है। अब यहाँ पे जब रेडिएशन फॉर्मेट की बात होगी तो एक तो रिफ्लेक्शन थी जिसको हमने एल्बीडो का नाम दिया, यानी जो एनर्जी सोलर एनर्जी शॉर्ट वेव के तौर पे एंटर हो रही है इनटू द एटमॉस्फेयर, वो शॉर्ट वेव के तौर पे एब्जॉर्ब हो गई। लेकिन अगर वो बाउंस बैक कर रही है, रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, तो वो सेम फ्रिक्वेंसी में करती है। लेकिन अगर वो एब्जॉर्ब होती है तो एब्जॉर्प्शन के बाद अगर उसने अपनी वेवलेंथ को, फ्रिक्वेंसी को चेंज किया, जैसे कि आप कहें कि लाइट एनर्जी आई विच इज शॉर्ट वेव एनर्जी, और हीट एनर्जी के तौर पे उसने री रेडिएट किया। सो री रेडिएशन इफ इट कम्स बैक बाय द लॉन्ग वेव रेडिएशन तो उसको हम कहते हैं री रेडिएशन। सो टर्म है री रेडिएशन। यहाँ पे देखें एमिशन फ्रॉम सरफेस लिखा है, एमिशन बाय द क्लाउड लिखा है, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस लिखा है। सो ये सारे का सारा पैटर्न आपके सामने है। जो रेड कलर के एरोज हैं वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन के प्रोसेसेस के हैं। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि एक तो रिफ्लेक्शन है बाय द क्लाउड्स, वो आपके सामने है। ठीक है जी। इसके बाद एब्जॉर्ब बाय द क्लाउड्स भी मेंशन्ड है, उसके बाद एब्जॉर्ब बाय द डस्ट वाटर वेपर एवरीथिंग वो भी मेंशन्ड है, एब्जॉर्ब बाय द सरफेस भी मेंशन्ड है। लेकिन साथ में एल्बीडो, इसको हम एल्बीडो कहेंगे विच इज द रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ये भी इसमें आ गया।
उसके बाद अब बात करते हैं री रेडिएशन की। तो यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय सरफेस, इसको हम कहेंगे री रेडिएशन। सो यहाँ पे री रेडिएशन का प्रोसेस है, लॉन्ग वेव एनर्जी जा रही है। लेकिन अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आजकल विंटर सीजन है, और अगर क्लाउडी नाइट हो तो उस सूरत में जो भी एनर्जी ज़मीन से एमिट होती है, क्लाउड्स उसको बाउंस बैक करवा देते हैं, उसको वापस एटमॉस्फेयर से ज़मीन की तरफ भेज देते हैं। सो वो जो विंटर नाइट्स हैं उसमें क्लियर स्काई वाली नाइट जो होती है वो ज़्यादा कोल्ड होती है, रीज़न भी कि ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल जाएगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर विंटर नाइट में क्लाउड्स होंगे तो उस सूरत में वो एनर्जी वापस आ जाती है, और क्लाउड्स एक ब्लैंकेट का काम करते हैं और इतनी सर्दी होने नहीं देते। ठीक है। दूसरी बात है कि जिस वक्त ज़मीन अपनी एनर्जी को रेडिएट करती है तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो लॉन्ग वेव एनर्जी है, जिसको हम बेसिकली बात करते हैं, कहते हैं कि इट इज़ द इंफ्रारेड, इट इज अब्सॉर्ब बाय द CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इसको अब्सॉर्ब कर लेती है। इसलिए गर्मियों के मौसम में आप देखते हैं कि सनसेट हो भी जाता है, तो सनसेट होने के बाद ज़मीन ठंडी होना शुरू हो जाती है, ग्राउंड लेवल का टेम्परेचर कम हो जाता है, ग्राउंड सरफेस कूल डाउन हो जाती है। लेकिन जो एयर है नियर द ग्राउंड, दैट एक्चुअली गेट्स हीटेड, और वो काफ़ी उसमें तपिश होती है, उसमें हीट होती है। लेकिन अब वो हीट जो कार्बन डाइऑक्साइड या उस हवा के अंदर ट्रैप्ड है, एब्जॉर्ब्ड है, दैट इज सेंट बैक बाय द गैसेस, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए हम इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, कि ये हमारी उसी इमिटेड एनर्जी को वापस भेज रही होती है। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं काउंटर रेडिएशन। काउंटर रेडिएशन में एनर्जी जमीन से रिलीज कर दी गई होती है, लेकिन एटमॉस्फेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब करने के बाद वापस ज़मीन तक भेजती है जब ज़मीन कूल डाउन हो रही हो। सो इसका इफेक्ट ये होता है कि ज़मीन उतनी कूल डाउन नहीं होती जितनी कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस में हो जाना चाहिए था। So this actual effect of carbon counter radiation is carried out by the carbon dioxide. इसके बगैर जमीन का जो एवरेज टेम्परेचर होता वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड होना था, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी और इस काउंटर रेडिएशन की वजह से पॉजिटिव के 15 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन किए हुए। Now this requires some sort of energy being stored in the atmospheric system, यानी कि वो यहाँ पे रहे और स्पेस की तरफ वो एनर्जी ना जाए। इसको हम नेट बैलेंस कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम काउंटर रेडिएशन का डायग्राम देख रहे हैं कि सोलर रेडिएशन। जी, क्वेश्चन। जी जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली क्या है यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम उसको कहते हैं कि जिसमें जैसे शीशे की विंडोज और शीशे का कवर होता है, सोलर रेडिएशन अंदर आ रही होगी क्योंकि वो शॉर्ट वेव है, और वो ग्रीन हाउस की तरह से उसके अंदर एंटर हो जाती है। लेकिन जब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के बाद री रेडिएशन हुई, लॉन्ग वेव एनर्जी जो है वो स्पेस की तरफ भेजी गई, तो उस लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड ने। तो CO2 ने क्या किया, CO2 ने ग्रीन हाउस की तरह से शॉर्ट वेव एनर्जी को अपने अंदर से पास होने दिया, लेकिन लॉन्ग वेव एनर्जी को रोकना शुरू कर दिया। इसका इफेक्ट ये होगा कि जहाँ जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेंगे। सो सिटी के अंदर जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ के टेम्परेचर्स भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसने ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई है। सो सिंपल यहाँ पे इंफ्रारेड जो री रेडिएट की जा रही है अर्थ से, उसको वापस ज़मीन की तरफ भेजने का जो प्रोसेस है बाय द कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ, इसको हम काउंटर रेडिएशन कहते हैं। इट इज़ द सेकेंड प्रोसेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी एक ग्रीन हाउस इफेक्ट में प्रोसेस क्या है कि शॉर्ट वेव एनर्जी उसके थ्रू गुजर के ज़मीन तक पहुंच जाए। दूसरा प्रोसेस क्या है, लॉन्ग वेव एनर्जी रिलीज हो लेकिन वो बाहर इससे ना जा सके। सो काउंटर रेडिएशन जो है वो ये प्रोसेस है कि वो ना सिर्फ बाहर जाने से रुके बल्कि वो वापस ज़मीन को मिलना शुरू हो जाए। सो इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ।
ठीक है जी, इसको हम कहते हैं काउंटर रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट इस पे नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी बैलेंस शीट है, इसको रिव्यू कर लें। अब ये जो यूनिट्स लिखे हैं पहले उसको ऑब्जर्व कर लें, क्या वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यू ये है कि किलो कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर एनम है, एक साल, पर मिनट नहीं है। स्क्वायर सेंटीमीटर है लेकिन ये किलो कैलोरीज है, ये थाउजेंड्स ऑफ कैलोरीज है, नॉट जस्ट सिंगल कैलोरी, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ कैलोरीज। यानी कि ये 263 एक्चुअली मीन्स 263,000 कैलोरीज। सो अब यहाँ पे अब इसकी बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करें, ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, पेपर अटेम्प्ट करते वक्त। शॉर्ट वेव रेडिएशन कमिंग और रीचिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ टॉप ऑफ द एटमोसफेयर, वो आप देख सकते हैं 263 यूनिट्स मेंशन है। काउंटर रेडिएशन ये अभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम इस 263 की इक्वेशन बनाएं, यानी कि हम ये अगर देखें कि इफ़ वी take example of 45, which was absorption by the gases, dust and clouds, divided by 263, and we'll multiply with 100. So answer क्या होगा? The answer will be 17%। बिल्कुल वही वैल्यू जो हमने पहले पढ़ी। वो वैल्यू क्या थी? वो वैल्यू ये थी कि 3% एनर्जी will be absorbed by the cloud, 14% energy will be absorbed by the atmospheric constituents such as dust and gases, and this loss will be 17%। ये वही 17% है। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं 94 को, तो वो लॉस कौन सा है? 94 divided by 263, and the value will be more than 30%। वो मोर देन 30% क्यों है? इसकी बेसिक वजह क्या है? इसलिए कि यहाँ पे हमने उस रिफ्लेक्शन के लॉस को भी कंसिडर किया है जो कि एल्बीडो का लॉस था, जो कि अर्थ सरफेस से भी रिफ्लेक्ट हुई है। यानी कि वैसे तो हम देखते हैं कि क्लाउड्स, डस्ट और गैसेस 30% एनर्जी को रिलीज कर देती हैं या रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं, लेकिन यहाँ पे अल्बीडो भी एक लॉस कंसिडर किया जा रहा है कि यहाँ से रिफ्लेक्शन हुई और वापस स्पेस की तरफ एनर्जी ट्रैवल कर गई। सो ये दो लॉसेस मिलके 45 और 94, ये कैलोरीज एब्सोलूट वैल्यूज में आ गई। परसेंटेज में ये 17% होगी और अबव 30% होगी, जिसको 94 कहा। प्लस हम ये देख रहे हैं कि लॉन्ग वेव रेडिएशन है विच इज़ 258, ये ज़मीन से रेडिएट की गई। लेकिन अब बात ये होती है कि क्या ज़मीन की अपनी कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जो रेडिएट हो रही है और इतनी बड़ी अमाउंट में आगे वापस जा रही है? लेकिन बेसिक बात यह है कि ज़मीन को मिलने वाली जो भी एनर्जीज हैं, चाहे वो डायरेक्ट रेडिएशन हो फ्रॉम द एटमोसफेयर जो कि शॉर्ट वेव के तौर पे आ रही थी, लेकिन साथ में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ द काउंटर रेडिएशन। ज़मीन ने जो रिलीज़ किया वो अगर उसको वापस नहीं मिलेगी तो ये बैलेंस नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द टोटल ऑफ दीज अमाउंट्स इज 397 किलो कैलोरीज, ये वैल्यू बन रही है। इसके बीच में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ये है, नेट रेडिएशन यानी बैलेंस क्या होगा? इनकमिंग माइनस आउटगोइंग। इनकमिंग हमारे पास कितनी आई है इन एब्सेंस ऑफ दिस काउंटर रेडिएशन जो CO2 ने की थी, उसके बगैर अगर होता तो फिर क्या होता? CO2 के बगैर ये सिर्फ 263 होते और ज़मीन से लॉस हो रहा होता 94 प्लस 45, और री रेडिएशन भी हो रही होती, तो ये नेगेटिव में चला जाना था। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 469 किलो कैलोरीज जो है उनमें से 397 किलो कैलोरीज जो है वो सालाना